हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6th ज्योग्राफी का 5th चैप्टर जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर के बारे में आपको कुछ बहुत ज़रूरी बातें बतानी है भाई। पहले देखो, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने 12th कर ली, मैं फिलहाल कॉलेज में हूँ और यार मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में जो जो आप चीज़ें पढ़ने वाले हो ना, चाहे आप कोई बड़े से बड़ा एग्जाम ले लो, आप एनडीए ले लो, यूपीएससी ले लो, अगर आप भाई इनके एस्पिरेंट हो ना, आप फ्यूचर में भी देना चाहते हो, समझ लो वो जो बच्चे हैं ना जो इसका एग्जाम देते हैं या जो लोग हैं भाई वो ये सब पढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है उनके एग्जाम में ये सब। तो समझ रहे हो ना ये चैप्टर कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया तुम्हारे लिए। मतलब यही जो तुम छठी क्लास में पढ़ रहे हो, आगे बढ़े हो कि तुम्हें यही पढ़ना है एग्जाम के लिए, तो एक बार में समझ लेते हैं। इसीलिए हमारे चैनल का जो मेन नारा क्या है, लर्न इट फॉर लाइफ। एक बार में समझो, लाइफ टाइम याद रखो, ठीक है जी। इतने बढ़िया तरीके से चिल होके पढ़ेंगे कि सब समझ में आने वाला है। पर ये मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ये चैप्टर सच में इन्फॉर्मेटिव है। आपको फॉल्स उम्मीदें नहीं दे रहा कि बहुत ईजी चैप्टर है लल्लू जी, नहीं, अच्छा चैप्टर है, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, आपने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था, अर्थ ओनली ऐसा प्लेनेट है जहां पे क्या है, लाइफ है। ह्यूमन बींग सिर्फ यहां रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि यहां पे क्या है, सस्टेनिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे लैंड, वाटर और एयर। यहां पे तीनों चीजें प्रेजेंट है जो भी लाइफ को जरूरत होती है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट मीट। देखो, अर्थ का जो सरफेस है वो एक ऐसी मजेदार चीज है जहां पे इस पूरे पृथ्वी की 3 मेन कंपोनेंट्स जो कि क्या क्या है वो मिलते हैं। अभी क्या क्या जो है वो समझेंगे, ठीक है जी। वो क्या क्या है, वो क्या करते हैं, एक तो मिलते हैं, मीट करते हैं, ओवरलैप यानी कि एक के ऊपर एक आते हैं, और इंटरैक्ट, एक दूसरे से मिलते हैं। ये क्या बड़ी सी बात कर दी इस पूरे चैप्टर में, बस हम इसी को समझेंगे, ठीक है जी। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव, जो हमारे अर्थ का सॉलिड पोर्शन है इसमें हम रहते हैं, उसको कहते हैं लिथोस्फेयर यानी कि लैंड, धरती। जो गैसियस लेयर है यानी कि हमारे आसपास जो हवाएं हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब है, उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर, जहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस मिलती हैं। और इससे भी बड़ा जो पोर्शन हमारे पृथ्वी पर है वो क्या है, हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी वाला हिस्सा। जितने भी जगह पानी है वो किस में आता है, हाइड्रोस्फीयर। तो यही वो 3 कंपोनेंट हैं जो आपस में मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और ओवरलैप करते हैं। इन्हीं के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। एक और चीज़ है बायोस्फीयर। देखो, बायोस्फीयर कौन सी जगह जहाँ पे ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के बहुत पास है, कौन सी, जहाँ हम रहते हैं, लैंड के एकदम टॉप पे। अब देखो, आसमान में ऊपर चले जाओगे तो वहाँ गैसेस मिलेंगी बट लैंड नहीं है, पानी नहीं है। पानी के बहुत नीचे चले जाओगे तो वहाँ लैंड नहीं है। तो कौन सी जगह जहाँ तीनों मिलेंगी, ये जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पानी भी मिल जाता है, लैंड पे हम रहते ही हैं और आसपास हवा तो है ही, ठीक है जी। तो वो हो जाएगा बायोस्फीयर। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बायोस्फीयर की, यहीं से समझ लो। देखो, बायोस्फीयर वो नैरो जोन यानी कि पतला छोटा सा जोन है जहाँ पे लैंड, एयर और वाटर एक साथ क्या मिलते हैं, ठीक है जी। तो ये यहीं से हमने समझ लिया बहुत ही आसानी से। अब बात कर लेते हैं लिथोस्फेयर की। पहला, लैंड। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। इट कंप्राइज ऑफ रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट क्या होता है, अर्थ के ऊपर का बाहरी किनारा। ये जो बाहरी लेयर है ना अर्थ की, एकदम टाइट सी, जिस पे हम जीते हैं, इसको कहते हैं क्रस्ट। तो कंफ्यूज नहीं होने का। एंड द थिन लेयर ऑफ द सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। और इस टफ क्रस्ट के ऊपर आपको क्या मिलता है, एक थिन लेयर मिलती है, किसकी, सॉइल की, मिट्टी की। यानी कि कभी कहीं कहीं पे तो रोड बनी है, अब कहीं आपने देखा खेत में जाओ तो वहाँ कितनी प्यारी प्यारी मिट्टी है, ठीक है, गीली मिट्टी, उसको खोदोगे तो उसमें एलिमेंट्स, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो ये छोटी सी लेयर है, इसके नीचे जाके आपको टफ लेयर मिल जाएगी, पत्थर मिलने लग जाते हैं। ये सब कहाँ मिलता है, ये लिथोस्फेयर पे ही तो मिल रहा है। 2 मेन डिवीजन है अर्थ के सरफेस के। अब अर्थ का जो सरफेस है पूरा, जो अर्थ का, उसके 2 मेन डिवीजन है। पहला क्या है, लैंड मासेस, लार्ज लैंड मासेस, जिनको हम कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं। यानी कि पूरे अर्थ पे क्या चीज़ें हैं, जो अर्थ का सरफेस है उस पर एक तो पानी है और एक क्या है, लैंड है। जो लैंड वाला एरिया है उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग। एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशंस, ओशन बेसिन भी कह सकते हो, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े जहाँ पे पानी के स्तर हैं उनको हम कहते हैं ओशंस। समझ में आ रहा है भैया? भैया बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। चलो जी, वेरी गुड, आगे समझते हैं। ऑल द ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। सारे ओशन एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहते हैं, ये याद करने वाला पॉइंट है। मैप को देखो और देखो कि सारे मासेस एक दूसरे से जुड़े हैं। अभी देख लेंगे जी भैया। द लेवल ऑफ सी वाटर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, लेवल क्या होता है, द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरी ईयर। यानी कि पानी में, पानी का जो स्तर है, पानी जैसे अगर ये ज़मीन है, ठीक है, ये आपका घर है यहाँ पे, ठीक है, इधर आपका घर है और ये नीचे इधर समुद्र है, बीच है। तो बीच पे जो पानी का लेवल है वो हमेशा इतना ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि कभी इतना ऊपर चला गया या कभी इतना नीचे, ऑलमोस्ट ईयर सेम रहता है।
बट जब मिट्टी जो है ना, मतलब आपकी जो धरती है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, यानी कि उस पर डस्ट इकट्ठा होती जाती है, तो धीरे धीरे ऊंचा होता जाता है। जैसे आप देखते हो हर बार रोड बनती है तो रोड और ऊंची और ऊंची और ऊंची, और आपका घर थोड़ा नीचे रह जाता है। तो वही चीज़, तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने क्या करा, किसी भी चीज़ की हम हाइट नापते हैं ना, बड़ी चीज़ की, है ना, तो हम किससे नापते हैं, हम नापते हैं सी लेवल से, यानी कि सी का जो लेवल है उसको 0 माना जाता है। एग्जाम्पल, अभी इसको देखेंगे, बट एग्जाम्पल के तौर पे जो हाईएस्ट माउंटेन है हमारा माउंट एवरेस्ट, वो कितना है, 8848 मीटर ऊंचा है। कहाँ से, सी लेवल से, यही समझना था। और जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है इस दुनिया की जो अभी तक हमें मिली है वो क्या है, ओशन, किसके अंदर है, पैसिफिक ओशन के अंदर एक जगह है मैरियाना ट्रेंच, जो कि कितना है, 11,022 मीटर्स नीचे है सी लेवल से। बस यही समझना था, ठीक है जी। अब हम इसको थोड़ा एक बार मैप को निहार लेते हैं अच्छे से। तो जितने भी आपको ये दिख रहे हैं लैंड मास, ये सब क्या है, कॉन्टिनेंट्स है, और इतना सारा पानी है जितना दिख रहा है, और पानी में पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और सदर्न ओशन और आर्टिक ओशन, ये 5 ओशन है। और 5 आपको कौन से कॉन्टिनेंट भी दिख जाएंगे, ठीक है। तो पर आपको ये तो दिख रहा है नहीं, सारे कॉन्टिनेंट आपस में नहीं जुड़े, देखो ये कितना अलग है ना, पर ओशन सारे जुड़े हैं। तो बस यही दिखाना चाहते थे। चलो जी, अब हम पढ़ते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में, और बड़े बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, सिंपल करके, ठीक है। तो कैसे याद रखना है कॉन्टिनेंट्स, याद रखने की भी ट्रिक बनाएंगे, अच्छी अच्छी ट्रिक बनाएंगे, ठीक है जी। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि 7 मेजर कॉन्टिनेंट हैं इस दुनिया के। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज, इनके बीच में बहुत बहुत डिस्टेंस है, और पानी है दोनों के, सबके बीच में। दीज कॉन्टिनेंट आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। चलो इनको याद करने की सबसे पहले बनाते हैं ट्रिक बनाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ ब्रेड बनी बनाई है मेरे पास, हम अभी बनाएंगे आपके साथ साथ। कैसे बनाएंगे, देखो जी। सबसे पहले आपको 2 याद रखने हैं। कौन से याद रखने हैं, एक तो अपना एंटार्क्टिका जो कि बिल्कुल ही अलग है, एकदम अलग, और एक अपना एशिया। क्यों ये याद रखने हैं, क्योंकि ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये आप रख सकते हो बहुत इजीली, क्योंकि एक तो एशिया में आप रहते हो, हमारा इंडिया किस में आता है, एशिया में आता है। और दूसरा एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका में बहुत ठंडा पड़ता है, बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों तो आप याद रख सकते हो, है कि नहीं, एकदम सिंपल है। अब बाकी बचे कितने भैया, 7 थे, 2 हो गए, 5 बचे, ठीक है जी। अब हमको 5 याद करने हैं, और उसकी हमें अच्छी सी ट्रिक बनानी, कुछ दिमाग को ऐसे समझाना है कि हम भूलें ना। तो भूलें कैसे नहीं, देखो आप मन में सपना बनाओ, हर बच्चे का सपना होता है कि यार उसको ना अमेरिका जाना है, स्पाइडरमैन, जितने मार्वल की सारी पिक्चरें हैं वो सब कहाँ शूट होती हैं, अमेरिका में शूट होती हैं, ठीक है। तो अपने दिमाग में बना लो कि अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और अमेरिका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि उसको 2 में बांटना पड़ा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। लो जी, एक याद हो गया कि मार्वल कहाँ है, अमेरिका में, और अमेरिका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि उसको 2 में बांटना पड़ गया, ठीक है। और दूसरा आप ऐसे याद कर सकते हो कि अफ्रीका के सर पे यूरोप बैठा है, कुछ भी बना लो जी, अफ्रीका के सर पे यूरोप बैठा है, तो अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट हो गया और यूरोप एक कॉन्टिनेंट हो गया, है ना। और ये, और एक लास्ट कौन सा रह गया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो लटकता रहता है, कैसे याद रख लो, ऑस्ट्रेलिया एकदम अलग है, ऑस्ट्रेलिया किसी से बात नहीं करता, अलग रहता है। ऑस्ट्रेलिया तो ऐसे क्लास का वो बच्चा है जो किसी से बात नहीं करता, सबसे अलग रहता है। और यूरोप, अफ्रीका और एशिया अच्छे दोस्त हैं, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बहन भाई है, ऐसे याद कर लो। लो जी, और एंटार्क्टिका कौन है, टीचर है। बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट मिल गया ना हमको, अभी बनाया हमने, एंटार्क्टिका टीचर है, और अफ्रीका, यूरोप और एशिया ये तीनों पक्के दोस्त हैं, हमेशा साथ रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया इनसे हमेशा दूर रहता है क्योंकि वो अच्छा बच्चा है पढ़ाई में, और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका क्या है, बहन भाई है। देखा जी, ऐसे होती है ट्रिक बनाई जाती है, ऐसे याद होती है चीज़ें। एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, कवर करता है 1/3 ऑफ द टोटल अर्थ का जो लैंड एरिया है, ठीक है। ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, हेमिस्फेयर याद है ना, तो हेमिस्फेयर कैसे बनाए जाते हैं, जो ऊपर का होता है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे का होता है सदर्न हेमिस्फेयर, ये वाली साइड का होता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और ये वाली साइड का होता है वेस्टर्न, आपका वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो ईस्टर्न है आपका किस में लाई करता है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है इनके कॉन्टिनेंट से, इस कॉन्टिनेंट से। एशिया सेपरेट होता है किससे, यूरोप से, बाय यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। तो यूरल माउंटेन्स आपको नाम इतना याद नहीं रखना, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं आपको सच बताता हूँ जी, टाइम पास वाली चीज़ नहीं है, ये भी याद रख लो, वो भी याद रख लो। मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट याद रखो, एशिया लार्जेस्ट है, 1/3 कवर करता है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, और ये जरूर याद रखना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास करता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत छोड़ दो, ठीक है जी। अगला यूरोप, यूरोप क्या है अगला, इज मच स्मॉलर, वो काफ़ी छोटा है एशिया से। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, ये एशिया के वेस्ट में, यानी कि इधर है, लेफ्ट साइड में। द आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू इट, इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड, इसके 3 साइड में वाटर बॉडीज हैं। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट, चलो जी देख लेते हैं।
एक बार हम देख लेते हैं, ये रहा यूरोप। अब आपको ये यूरोप दिख रहा है, एशिया से चिपका हुआ एकदम बेस्ट फ्रेंड है एशिया का। और इसके साथ क्या है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, और इधर भी, मतलब ये और ये पूरे 3 डायरेक्शन में पानी आ गया इसके। इतना ही याद रखना है, ज़्यादा नहीं याद रखना है। एशिया और उसको मिला के यूरोप को क्या कहते हैं, यूरेशिया। पहले ये मिला हुआ था, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो इसको तोड़ दिया अलग अलग। अफ्रीका की बात कर लेते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद, ठीक है। इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड इससे पास करता है, जो बीच की लाइन होती है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और आधे से ज़्यादा पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। फोटो देख लेना, देख लेंगे जी। यू विल फाइंड दैट इट इज ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। ये इकलौता ऐसा क्या है, ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन, तीनों लाइनें इससे पास करती हैं। ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। याद हो गया भैया, याद हो गया, ठीक है। मुझे समझ में आ गया तुम्हें कितना याद हो गया। इसके बाद सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड हॉटेस्ट डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। अफ्रीका में क्या क्या है ये भी याद रखो, ठीक है। पहले तो इंपॉर्टेंट लाइन ये थी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तीनों लाइन पास करती हैं, और ये ऐसा इकलौता प्लैनेट है। सहारा डेजर्ट भी यही है, ये भी तुमको याद रखना है, ठीक है जी। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सहारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है और हॉट डेजर्ट है, ठीक है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड बाय ऑल साइड ऑन ओशन, हर तरफ ओशन है। लुक एट द वर्ल्ड मैप, देख लेंगे जी। यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका। ये भी आपको याद रखना है कि वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी जो है नाइल, वो कहाँ से निकलती है, अफ्रीका से होकर गुजरती है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास नॉर्थ अमेरिका टू द अफ्रीका। ये देख लिया हमने। अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। अब हमारी 2 भाई बहन बचे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और हमारे टीचर साहब एंटार्क्टिका, 3 बचे हैं। North America is the third largest continent of the world. It is linked to the South America by a very narrow strip of land. हाँ जी, नॉर्थ और साउथ के बीच में बहुत ही पतला सा एक लैंड है जिससे ये दोनों जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पे एक बार आपको दिखा देते हैं, ये रहा, दिख गया? ओके भैया, समझ में आ रहा है, आ रहा है, वेरी गुड, आ रहा है, ठीक है। 3 oceans around this continent, can you name these? देखो ये नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, और इसके 3, और ये थोड़ा हमने स्किप कर दिया, इस्थमस बाय अ वेरी स्ट्रिप नैरो लैंड ऑफ इस्थमस ऑफ पनामा। उस पतली सी जगह का नाम क्या है? इस्थमस ऑफ पनामा। कोई नहीं, छोड़ दो, इतना नहीं याद रखना, हमें मोटी मोटी चीज़ याद रखनी है। ये बहुत ही पतली जगह से लाई करता है, और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। 3 oceans सराउंड दिस कॉन्टिनेंट। फटाफट देखते हैं वो कौन से 3 ocean हैं। तो इधर आपको दिख रहा है पैसिफिक ओशन है अपना, इधर कौन सा दिख रहा है आपका? अटलांटिक ओशन है, और ऊपर से कौन सा दिख रहा है आपका? ये आर्टिक ओशन दिख रहा है ना, ये आर्टिक ओशन आ रहा है इधर से, पूरा पैसिफिक ओशन, इधर अटलांटिक ओशन। तो हमने देख लिया कि ये 3 अलग अलग ओशन से घिरा हुआ है। बढ़िया, काफ़ी इनके आसपास ओशन को अगर तुम लड़कियां मान लो तो लड़कियां काफ़ी घूमती रहती हैं, काफ़ी चर्चे में रहते हैं क्लास में। ये साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये हमेशा सदर्न हेमिस्फीयर, मोस्टली क्या होता है मतलब काफ़ी ज़्यादा। विच 2 oceans सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट। हम देख लेंगे जी, हमें आप ज्ञान ना दें, ये हमसे पूछ रहा, बताओ, हम तो इनसे पढ़ने आए। The Andes, world's longest mountain range, runs through length from a north to south. South America has the world's largest river, the Amazon. अब देखो यहाँ पे एक लोचा हो गया आपके सामने। अभी क्या बोला कि साउथ अमेरिका पास क्या है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है अमेजोन। अरे, और अभी हमने थोड़ी देर पहले भैया क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल। तो कंफ्यूज नहीं होने का, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर मतलब ऐसे वाली लॉन्गेस्ट। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर यानी कि वो इतनी बड़ी नहीं है बट काफ़ी मोटी है, मोटी मोटी, समझ रहे हो ना, मतलब बहुत ही बड़ी रिवर, इतनी मोटी रिवर है कि पार करने में ही 2 दिन लग जाते हैं, समझ रहे हो जी? ओके, तो वो कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है, जिसका नाम है अमेजोन रिवर। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जो पूरी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, और इसके आसपास हर तरफ, ये खुद ही एक आइलैंड है। आइलैंड यानी कि जिसके हर तरफ पानी हो, ठीक है। जिसके आसपास भी छोटे छोटे आइलैंड है। इट इज कॉल्ड एन आइसलैंड कॉन्टिनेंट। ये याद रखना है। कौन सा कॉन्टिनेंट? आइसलैंड कॉन्टिनेंट कहलाता है भैया। ऑस्ट्रेलिया, एस्ट्रो कह रहा हूँ, ठीक है। लास्ट है हमारा एंटार्क्टिका, जो कि हमारे टीचर साहब थे। कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, बड़ा कॉन्टिनेंट है। साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। साउथ पोल इसके जस्ट सेंटर पे, साउथ पोल इसके जस्ट सेंटर पे लाई करता है।
हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे एंटार्क्टिका की। तो एंटार्क्टिका में क्या था कि साउथ पोल जो है ना, जो अर्थ का सबसे लो है, सबसे नीचे वाला पॉइंट है, वो कहाँ पे लाई करता है? साउथ मतलब एंटार्क्टिका के लगभग सेंटर में लाई करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अपने दिमाग में रखने का है, ठीक है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। वहाँ इतनी ठंडी होती है कि वहाँ कोई शहर नहीं है, कोई सिटी नहीं है, कोई लोग नहीं रहते। बहुत ही कम चीज़ें हैं वहाँ पे, कुछ जानवर रह सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडा है। मेनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन एंटार्क्टिका। बहुत सारी कंट्रियों के वहाँ क्या है, बस कुछ आर्मी कैंप्स और कुछ रिसर्च स्टेशन, बस इतनी ही चीज़ें वहाँ पे हैं। इंडिया ऑल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशन हेयर देयर, दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। इस नाम से दो क्या है, रिसर्च सेंटर है हमारे इंडिया के, जो वहाँ पे रिसर्च करते हैं। अगला बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की। हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी, यानी कि जितनी भी जगह पानी उसकी हम बात करेंगे। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। क्यों? क्योंकि अर्थ में मोर देन 70% से ज़्यादा हमारा जो अर्थ है वो कवर्ड है पानी से, और मात्र 29% जो है वो है लैंड से। तो हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म एज रनिंग वाटर इन ओशन रिवर। अब हाइड्रोस्फीयर जो है क्या क्या कंसिस्ट करता है, मतलब किस किस को कहा जाता है? पानी जितना भी है ना चलता फिरता, उसको हम हाइड्रोस्फीयर। ऐसे नहीं तुम अपने घर की टंकी को हाइड्रोस्फीयर में कंसिडर कर लोगे, सिंपल सी बात है। ओशन, रिवर, लेक्स, आइस, ग्लेशियर, किसी भी फॉर्म में हो, ये फर्क नहीं पड़ता। तुम सोचो अरे ये तो आइस है, आइस हो, वेपर हो, किसी भी फॉर्म में हो उसको कंसिडर करना है, ठीक है। एंड वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, इस सबको मिला के हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन। अर्थ का 97% कहाँ मिलता है? ओशन में मिलता है। एंड इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज, और हम उसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट मिला हुआ है। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट एंड ग्लेशियर और अंडर द ग्राउंड, एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन। देखो, भले ही हमारे पास 97% मतलब इतना ज़्यादा पानी है, 71%, बस उसमें से, पर उस सारे पानी में से मात्र 0.03% ही फ्रेश वाटर है पीने लायक। बाकी सारा क्या है? हम नॉट यूजेबल है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई पानी थोड़ा बचाओ। वैसे हमारे पास बहुत है बट स्टिल वो यूजेबल नहीं है, और अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं बनी है जिससे हम उसको यूज़ कर सकें। फ्यूचर में बन जाएगी तो दबा के पानी यूज़ करना, क्यों टेंशन लेते हो, है ना जी। ओहो, ये कैसे खाली खाली जगह आ गई, आगे भागे, अरे आ गया। तो थोड़ा सा हमारा कंप्यूटर ढीला हो गया था, धीरे धीरे लोड कर रहा है। ओके जी, ओके 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 ओके, ये था वो इधर। तो ये क्या है? ये एक साइज चार्ट है। हम कैसे याद रखने, एक बार फिर याद कर लेते हैं। तो टीचर थे एंटार्क्टिका, उसके बाद 3 दोस्त थे यूरोप, एशिया और अफ्रीका, और सबसे टॉपर स्टूडेंट था ऑस्ट्रेलिया, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका क्या थे? भाई और बहन। तो ऐसे हमको याद हो गए। कंपैरेटिव साइज इसमें देख सकते हो, किस डब्बे में ज़्यादा स्पेस है वो उतना बड़ा है एंटार्क्टिका, उसके बाद फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और फिर एंटार्क्टिका, ठीक है जी। अगला हम बात करते हैं ओशंस की। अलग अलग तरीके के ओशंस के बारे में हम बात करेंगे। ओशंस आर मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मेजर 97% ओशन है, अभी आपने समझा था। द ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग। ओशन का पानी हमेशा मूव करता है। 3 तरीके से वो मूव करता है ओशन में। पहला वेव के फॉर्म में, वेव आती है। दूसरा टाइड्स, लहरों के फॉर्म में। मतलब देखो, एक तो वो इस तरीके से, आपने देखा ना पानी हमेशा इस तरीके से ठीक है। दूसरा वो इस तरीके से वेव की तरह चलता है। और तीसरा करंट्स, यानी कि गोल 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 पानी आपस में गोल गोल घूमने लगता है। तो ये 3 फॉर्म है जो पानी मूव करता था। 5 मेजर ओशंस इन द, मतलब जो इंडिया अर्थ के 5 मेजर ओशन वो कौन कौन से? पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्टिक ओशन। बस इन्हें समझ लो, उसी क्लास की ये 5 कौन है? लड़कियां हैं। पैसिफिक ओशन सबसे मोटी लड़की है। एटलांटिक ओशन कौन सी? जो सबसे कहाँ ऊपर है, जो सबसे टॉपर है। इंडियन ओशन हमारी इंडियन लड़की है, समझ लो। एग्जाम्पल है यार, सदर्न ओशन जो साउथ की है, केरला की है। आर्टिक ओशन, ये सिर्फ याद करने के तरीके हैं, इनको एजुकेशनल पर्पस के लिए ही समझें। आर्टिक ओशन जो सबसे क्या है, आपके नीचे रहती है, सबसे पढ़ाई में डल लड़की है। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, सबसे बड़ा ओशन है। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। मैरियाना ट्रेंच डीपेस्ट पार्ट जो था वो कहाँ पे? पैसिफिक ओशन पे लाई करता है। पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर, मतलब ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप का है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड, ये सब किसी से कहाँ मिलते हैं? पैसिफिक ओशन में ही है। मैप में देखो और फाइंड करो कौन कौन से कॉन्टिनेंट पैसिफिक ओशन में, कर लेना तुम लोग। एटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। इट इज एस शेप्ड। देख लेते हैं जी एक बार, ये तो इंटरेस्टिंग सा फैक्ट पता चला कि एटलांटिक ओशन कौन से शेप में है? एस शेप में। उसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा अपने उस पेज पे जहाँ पे ये रहा। तो इसमें ढूंढते हैं हम एटलांटिक ओशन।
ये सदर्न ओशन है, पैसिफिक है, अटलांटिक ओशन है। अच्छा जी, देखो दिख गया, मेरे को दिख गया, तुमको दिखा के नहीं, मेरे को तो मस्त दिख रहा है। देखो ये तुम्हें दिख रहा है ऐसे ऐसे और ऐसे, ये पूरा कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन है, और एस शेप में है ना। बस इतनी सी चीज़ के लिए इतनी आगे आ गया, इतनी पीछे आना पड़ा। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, जल्दी आ जा, ये आ गया। ठीक है जी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ओके, साउथ अमेरिका एस शेप्ड है, फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्टर्न साइड, द यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली। ये सब कहता है क्या, तुम पढ़ना, इस सब में पता है क्या लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, मैं तो ऐसे ही बता दे रहा हूँ। सिर्फ ये बताया कि कौन से ओशन के आसपास कौन सी बाउंड्री है, कितना वो लिखा हुआ है, यही सब है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग मत मारना, इससे अच्छा वो जो मैप का फोटो भी दिखाया था ना, उसमें दिमाग मारना, सब समझ में आएगा। फाइनल तीसरा कंपोनेंट हमारे अर्थ का क्या है, एटमॉस्फेयर, जहां पे गैसेस मिलती हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, अ लेयर ऑफ गैस है, बस इतना याद रखना है। एटमॉस्फेयर क्या है, गैस इसका एक लेयर है। द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। ये दो मेन काम है एटमॉस्फेयर के। पहला, हमारे लिए एयर प्रोवाइड करना, एयर जिसको हम ब्रीथ करते हैं, और दूसरा, हमें सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करना। सन बहुत खतरनाक हार्मफुल रेज करता है, जिससे हमें कैंसर हो सकता है विद इन मिनट्स, बट हमारे पास एटमॉस्फेयर की वजह से वो अंदर नहीं घुस पाता, वो बाहर ही रुक जाता है। एटमॉस्फेयर एक लेयर है, जिसके बाद ऐसे ये रेज आती हैं, ये इसको पार नहीं कर पाती हैं। ओके जी, एटमॉस्फेयर कितना बड़ा है, टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर, मतलब अर्थ से लेके ऊपर तक जाके 1600 किलोमीटर तक आपका क्या रहता है, एटमॉस्फेयर ही रहता है। द एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इनटू 5 क्या लेयर्स बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सर्फेस आर कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। हर एनडीए का एस्पिरेंट, हर यूपीएससी का एस्पिरेंट, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एस्पिरेंट इन्हें रटता है बैठ के कि ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, मीजोस्फेयर क्या होता है, थर्मो क्या होता है, और एक्सो क्या होता है। तो तुम्हें अभी इनको नहीं रटना, तुम्हें बस इनके नाम रट लेने हैं। और वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़रूर करने वाले, क्योंकि अगले चैप्टर में तुम्हें ढंग से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट चैप्टर में भी मैंने सिलेबस नहीं देखा अभी तक, ठीक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना तुमको समझाना चाहता हूँ मैं। ठीक है जी, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर, द एटमॉस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में हमारे 19 विल विच मेकअप अबाउट 19% ऑफ क्लीन ड्राई एयर, नाइट्रोजन 78%। हमारे जो वो है एटमॉस्फेयर, उसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और बाकी सारी जो है छोटी छोटी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गॉन, ये सब छोटी मोटी गैसेस हैं। ऑक्सीजन इज द एयर, द ब्रीथ ऑफ लाइफ। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ विच नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, ऑक्सीजन हम इंसानों को मदद करती है, और जो नाइट्रोजन है वो जानवरों और प्लांट्स को बड़े होने में मदद करती है। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू present in minute amount is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm. It is also essential for the growth of plants. Of course, plant green, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे तो ऑक्सीजन नहीं निकालेंगे, ऑक्सीजन नहीं निकालेंगे तो हमको कैसे खाना, मतलब ऑक्सीजन हम कैसे जिएंगे। द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं डेंसिटी बढ़ती घटती रहती है, समझेंगे इसको। is maximum at sea level and decrease rapidly as we go up. You know, climbers experience problem in breathing due to this decrease in density of air. जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो एयर की डेंसिटी कम होती जा रही है, तो इसीलिए जो क्लाइंबर होते हैं ये हमेशा अपने साथ टैंक लेके चलते हैं ऑक्सीजन का, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन कम है, नीचे ऑक्सीजन ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए उनको ऊपर जाके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सांस नहीं ले पाते, करते हैं, और उसके बाद ये मशीन यूज़ करके अपना क्या करते हैं, प्रेशर को मेंटेन करते हैं। आगे, द वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्रेशर भी होता है, सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, सम एरिया लो प्रेशर। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। मूविंग, यहाँ पे कुछ नहीं समझना, इतना समझो मूविंग एयर को विंड कहा जाता है, बस और कुछ नहीं। बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर पूरे हमारे एटमॉस्फेयर सारे स्पेयर का मिला के एक वो नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर तीनों एक साथ मिलते हैं, और ये हमारे आसपास ही होता है, हम इसी में रहते हैं, इसके अलावा हम कहीं नहीं रह सकते। हम सिर्फ पानी में नहीं रह सकते, हम सिर्फ आसमान में नहीं रह सकते, और हम सिर्फ ज़मीन पे भी नहीं रह सकते। इट इज़ द जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट। देयर आर सेवरल, क्या है जी, बायोस्फीयर, species of organism that vary in size from microbes and bacteria to huge mammal। अब देखो, ऐसी भी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो तुम आंखों से नहीं देख सकती, जैसे कि बैक्टीरिया, अलग अलग एल्गी, ये सब चीज़ें, और ह्यूज मैमल्स जैसे बड़े बड़े हाथी। तो तुम देख रहे हो कितनी गजब की वैरायटी है हमारी इस दुनिया में।
कोई चीज़ इतनी छोटी आंख से देख भी नहीं सकते, कोई चीज़ इतनी बड़ी है कि भाई बहुत ज़्यादा बड़ी कुचल दे आदमी को। तो ये सब कहाँ रहते हैं, ये सब कहाँ रहते हैं, हमारे बायोस्फीयर में। और बायोस्फीयर के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ये सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते। देखो, दो तरीके के बायोस्फीयर में ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एक तो प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम। प्लांट कौन से आपको पता है, और एनिमल, हम एनिमल में ही आते हैं। द थ्री डोमेन ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड इफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर। अब देखो, मैंने पहले ही बोला था हमें यही समझना है, अब इसको ध्यान से समझते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे समझो, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स फॉर वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल from slopes. Similarly, Earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquake. For example, there could be submergence of land as happened in the case of tsunami recently. Parts of Andaman Nicobar Island were submerged under water. होता क्या रहता है, अगर इधर पानी है और इधर लैंड है तो ये आपस में एक दूसरे पे इंटरेक्ट भी कर जाते हैं। कभी कभी सुनामी आई, मतलब हमारी कांड की वजह से सुनामी आई, हमने मौसम खराब कर दिया तो एयर खराब हो गई, एयर खराब होने से पानी को गुस्सा आया, गुस्सा मतलब एग्जाम्पल, तो इसने क्या करा, सुनामी आई, सुनामी ने इतनी पूरी ज़मीन ढहा दी और पूरी ज़मीन ये पानी के अंदर चली गई, जैसा कि अंडमान निकोबार आइलैंड में हुआ था कुछ साल पहले। और सुनामी तो अक्सर आती थी, आपको पता ही है, ठीक है जी। तो इसी तरीके से एक दूसरे पे ओवरलैप, इंटरैक्ट और मीट करते रहती हैं ये तीनों मेजर कंपोनेंट। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला है एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल पॉल्यूट द एयर, पॉल्यूशन दबा के हम करते हैं इंडस्ट्रीज से, थर्मल पावर प्लांट से। और कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। जैसा कि हमें पता है CO2 क्या करती है, हमारे अर्थ को वार्म करने का काम करती है। तो अगर बहुत ज़्यादा CO2 निकलने लग जाएगी तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी भी बढ़ने लग जाएगी। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, और इसी टर्म को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पूरी दुनिया का ग्लोबली टेम्परेचर बढ़ जाना CO2 के एमिशन के बढ़ जाने से। CO2 के एमिशन कैसे बढ़ जाता है, गाड़ी बहुत चलाते हैं हम जी, गाड़ी में कार्बन निकलता है, उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। There is thus a need to limit the use of resource of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, atmosphere and the hydrosphere. तो आपको बैलेंस रखना इन तीनों के बीच में, वरना सब तहलका मच जाएगा पूरी दुनिया में। तो इसी के साथ पूरा चैप्टर हमारा हो गया है समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ऐसे और बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा दो, ठीक है, और इस फैमिली मेंबर बन जाओ, इस फैमिली का मेंबर बन जाओ, ठीक है जी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।